Welcome back to Momentum Classes Rohtak. So this is the second part of our video of the chapter metals and non-metals. जैसा कि हमने पार्ट 1 के अंदर पहले 7 क्वेश्चन करे थे, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 और 2 को रिलेट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका पहला ही क्वेश्चन रहेगा बहुत ही इजी सा। प्रत्युष took सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला। स्पैचुला बेटा क्या होता है? एक स्पून लाइक एपरेटस होता है जो कि हम अपनी लैबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं। एंड हीटेड इट, यानी कि सल्फर पाउडर लिया, हीट सल्फर पाउडर एंड हीटेड इट, यानी कि सल्फर को हीट किया। जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं बेटा, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। He collected the gas evolved, जो भी गैस वहां से निकली, इवॉल्व का मतलब चैप्टर 1 में याद करो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। गैस इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। जैसे ही गैस इवॉल्व हुई, उसको उसने एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करा, यानी कि उल्टा करके रखा और उस गैस को करेक्ट करा। नाउ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे उस गैस के रिगार्डिंग। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस? गैस का क्या एक्शन होगा? तो यहां से आप एक बात समझ सकते हैं बेटा कि अगर मुझे गैस का एक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि गैस कौन सी है। देखते हैं जरा, यहां पर हमने सल्फर पाउडर लिया एंड वी हीटेड दैट सल्फर पाउडर। हीट का सिंबल क्या होता है? ट्रायंगल। सो सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसका हमें एक्शन दिखना है, जरा देखते हैं किस किस पर। सबसे पहले लिटमस पेपर। अब वही बात आती है बेटा जो हमने पहले डिस्कस करी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि चैप्टर 3 को आप कभी इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकते हैं। सॉरी, you have to study chapter number 3 with chapter number 1 as well as chapter number 2। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिटमस पेपर की बात कर दी जो कि एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स वी स्टडीड इन द चैप्टर नंबर 2। सेकेंडली वी हैव टू चेक ऑन द मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर बेटा एक इंडिकेटर है जो कि एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करता है। तो इसका जो एक्शन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है वेदर सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक। हम आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वेरी सिंपल, जस्ट डिसॉल्व दिस पर्टिकुलर गैस इन वाटर। जो भी आपको सब्सटेंस चेक करना है वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, स्पेशली इन द केस ऑफ गैसेस, जस्ट डिसॉल्व इट इन वाटर। जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे बेटा, you will get a product which is known as H2SO3, which is known as sulfurous acid, not sulfuric। जरा इस बात को ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक नहीं है, क्या है बेटा ये? सल्फ्यूरस। क्या डिफरेंसेस है दिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड सल्फ्यूरस एसिड इज H2SO3, यानी कि एक ऑक्सीजन लेस है, वन ऑक्सीजन लेस। तो क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन लेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड। पर हमारे को यहाँ पर मेन मोटिव सल्फ्यूरस से नहीं है बेटा, हमारा जो मेन मुद्दा है वो किससे शुरू होता है? एसिड। यानी कि जो हमारी गैस प्रोड्यूस हुई थी, कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई थी बेटा? SO2। उसका फाइनल नेचर कैसा निकल कर आया? एसिडिक, और ना कि बेसिक। बेसिक नहीं है वो, कैसी है? एसिडिक गैस है। अब हमें बस करना क्या है, इस एसिडिक का लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होता है वो स्टडी करेंगे, जो हम चैप्टर 2 के अंदर बहुत अच्छे से कर चुके हैं बेटा। जरा बताओ मुझे, लिटमस पेपर पर एसिड का क्या एक्शन होता है? बहुत इजीली आप बताओगे बेटा कि सर एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और आप बिल्कुल 100% करेक्ट हो। पर यहां पर क्या हम इस वर्ड को कंसीडर कर रहे हैं? कौन सा वर्ड? ड्राई। यानी कि उसके पास कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पिछले चैप्टर की एक झलकी देता हूं बेटा, आपने सेकंड चैप्टर के अंदर एक लाइन लिखी थी, एसिड्स एंड बेसेस डू नॉट
show their behavior do not show their behavior in the absence of water, यानी कि वाटर की एब्सेंस में कभी भी एसिड और बेस अपना बिहेवियर शो नहीं करते। द रीजन इज वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। जैसे कि अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं बेटा, वी टेक एग्जांपल ऑफ लेट अस से HCl। मैंने HCl का एग्जांपल लिया बेटा। वी जनरली से डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, पर क्या ये खुद से डिसोसिएट होता है? द आंसर इज नो। ये हमेशा जब एक्वस मीडियम में होता है तब ये टूटता है, बिना वाटर के, बिना मॉइस्चर के कभी भी टूटता नहीं है। So we can say that acids and bases do not show their behavior in the absence of water। और जो पहला हमसे पार्ट पूछा गया वो पूछा गया है इन द ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पे कोई पानी नहीं है, सूखा है। सूखा है तो यानी कि उसके ऊपर एसिड का कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी SO2 गैस बनी थी विद द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, भाई ये भी अपने आप में ड्राई गैस है, उसके पास भी वाटर नहीं है। लिटमस पेपर के पास भी वाटर नहीं है, तो जब मॉइस्चर है ही नहीं तो वो अपना एक्शन शो नहीं करेगा। बट इन द सेकंड क्वेश्चन वी आर आस्क्ड फॉर द मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब मॉइस्ट का मतलब यानी कि वहां पर क्या आ चुका है? वाटर आ चुका है। वाटर आते ही क्या हुआ? ये जो SO2 है, चाहे उस वो ड्राई है बेटा, उसके पास कोई पानी नहीं है, बट इस लिटमस पेपर के पास क्या है? मॉइस्चर है। इस मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो अपना नेचर शो करेगा, और वो अगर नेचर शो करेगा सो दैट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। आई होप सो कि ये दो पार्ट्स क्लियर होंगे। थर्ड पार्ट, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो अभी हम लिख के आए हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस विल बी द आंसर टू योर थर्ड पार्ट। एक चीज का ध्यान रखेंगे, उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखिए जरा, सल्फर एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन यहां पर भी दो, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप, आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होगे। बैलेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, लिटमस फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, और नेचर ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम द थर्ड चैप्टर। यहां पर एक कैच हो गया था ना, सल्फर इज अ नॉन मेटल, और जितने भी नॉन मेटल के आप ऑक्साइड्स पढ़ोगे बेटा, दे ऑल विल बी एसिडिक। सल्फर की जगह पे आपसे कार्बन पूछ लेता, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। चैप्टर 1 के अगेन क्वेश्चन रिपीटेटिव है ना, चैप्टर 1 में किया था बहुत अच्छे से कि सबसे पहले तो आप बताएंगे इसको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, सो ट्राई एंड स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रस्टिंग फर्स्ट। रस्टिंग होता क्या है बताइए? यस, इट इज द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल्स की बात हो रही है, क्योंकि हमें स्पेसिफाई कर दिया बेटा क्या? रस्टिंग। कोरोजन होता तो हम जनरली किसी भी मेटल की बात करते हैं, पर रस्टिंग स्पेसिफिकली इज अ टर्म गिवन टू कोरोजन ऑफ आयरन। सो इट्स अ ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ द आयरन आर्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, क्योंकि आयरन हमेशा एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से करोड होता है। सिल्वर और कॉपर की बात करते बेटा, वहां पे एसिड्स का भी रोल होता है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है इसकी, Fe प्लस O2 प्लस X नंबर ऑफ H2O गिव राइज टू Fe2O3 डॉट XH2O। सो दिस जनरल कंपाउंड इज नोन एज रस्ट। अब देखिए बेटा, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब जाके उसके ऊपर रस्टिंग होगी। तो अगर मुझे आयरन की रस्टिंग प्रिवेंट करनी है, दैट मींस आई हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर। सो लेट अस सी व्हाट आर द मेथड्स। नाउ लेट अस सपोज दिस इज अ आयरन आर्टिकल। अब जब ये आयरन आर्टिकल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तभी इसके ऊपर कोरोजन होगी। बट व्हाट इफ मैं इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता हूं बेटा? जैसे आप इसके ऊपर एक लेयर रखोगे, लेयर क्या होगी? एयर को आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देगी।
या वाटर को आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देगी। तो फर्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट इज बाय पेंटिंग। नाउ व्हाट विल पेंट डू? पेंट विल प्रोवाइड इट अ लेयर। पेंट से एक लेयर रहेगी जिससे आयरन आर्टिकल एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सेकेंड मेथड दैट वी कैन यूज इज बाय ग्रीसिंग। अगर आप उसके ऊपर ग्रीस की कोटिंग कर देते हो तो उससे भी जो हमारा आयरन है वो प्रिवेंट हो सकता है। थर्ड इज बाय ऑयलिंग। अगेन ऑयल एंड वाटर एज वी ऑलरेडी नो इमिसिबल होते हैं, आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। एंड द फोर्थ वन इज अ साइंटिफिक टर्म व्हिच इज नोन एज बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या था बेटा? चैप्टर नंबर 1। यस, कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी आयरन आर्टिकल है, लेट अस से दिस वन, अब इसके ऊपर क्या करा जाता है? एक कोट कर दिया जाता है बेटा किसी और मेटल का। वो कौन सा मेटल होता है हमारे पास? दैट इज द जिंक मेटल। अब क्या होगा? जिंक इसके ऊपर आ गया। अब जिंक जैसे ही इसके ऊपर आया, नाउ एयर एंड वाटर विल कम इन कांटेक्ट ऑफ जिंक एंड नॉट विद आयरन, हेंस द करोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। उन्होंने 2 तरीके पूछे थे, हमने 4 कर दिए। बट मेक श्योर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज 4 कि पेंट क्या करता है, ऑयल क्या करता है, ग्रीसिंग से क्या होता है और गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is, what type of oxides are formed when known metals combine with oxygen? जब कभी भी एक नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा, उसको 2 रिएक्शन में देना हमें। सबसे पहले हम उसको देंगे एक वर्ड इक्वेशन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू नॉन मेटेलिक या नॉन मेटल ऑक्साइड्स। कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स अ नॉन मेटल ऑक्साइड। नाउ सर एक क्वेश्चन आता है कि सर इसका एग्जांपल कैसे दें? हमें एग्जांपल्स नहीं याद होते सर। एग्जांपल याद करना है तो एक बेसिक सी चीज याद कर लो बेटा, 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर तो याद है? बिल्कुल याद है सर। 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर हीलियम, राइट, एंड सो ऑन टिल 20 कैल्शियम। बहुत अच्छे से हम सबको याद है बेटा। चलिए उसमें से कोई एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से सर आपने कह दिया सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन इज 286। 9th क्लास में पढ़ी हम सबने। नाउ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। एंड एनी सब्सटेंस व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज अ नॉन मेटल। क्या कंसीडर किया जाता है? वो नॉन मेटल। तो यानी कि सल्फर एक हमारा है नॉन मेटल। सल्फर को रिएक्ट करो ऑक्सीजन से, it will produce sulfur dioxide, just like the first question of this video. Sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. उसी तरीके से अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, ये भी बेटा क्या करेगा? शेयर करेगा। आइदर वो गेन कर ले या फिर वो शेयर करे। नाउ व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर नेचर कैसे पता करेंगे? याद करो पहले क्वेश्चन में कैसे नेचर पता किया बेटा? बाय डिसॉल्विंग दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इन वाटर। यस, हियर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड एंड हियर इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। तो यानी कि जब कभी भी एक नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, एंड द नेचर ऑफ दोज नॉन मेटल ऑक्साइड्स विल बी acidic. And how will we prove that? By dissolving those particular substances in water. ये तो हमारे पास एक नॉर्मल तरीका है। उसके बाद जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व हुआ आप उसके ऊपर लिटमस टेस्ट कर सकते हो, इंडिकेटर कोई भी यूज कर सकते हो, इट विल शो द नेचर। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स? यू विल से दे फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। इस पे एक बार नोट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ आपको स्टेटमेंट दे, दीज आर द फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, कि एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड दे विल से प्लीज गो एंड एक्सप्लेन देम। इसको जस्टिफाई करो, इसको एक्सप्लेन करो। देखते जरा क्या जस्टिफिकेशन मांगे हमसे। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। जरा आप बताओ बेटा जल्दी से,
बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इफ आई टॉक अबाउट ज्वेलरी, अब ज्वेलरी क्या सीधी प्लेन एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर बनती है? नो सर, बहुत ही माइन्यूट, फाइन, डेलिकेट वायर्स की फॉर्म में होता है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर वहीं मैं आयरन की ज्वेलरी बनाऊंगा तो क्या होगा बताओ? एक तो सबसे पहली बात, भारी बहुत है, गले में आएगी ही नहीं। सेकेंडली, वो बहुत ही इजीली जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। किससे रिएक्ट कर जाएगी? ऑक्सीजन से। उसके ऊपर जंग लग जाएगा, एंड हम सबको पता है जंग लगी हुई ज्वेलरी तो कोई भी पहनना नहीं चाहेगा। सेकेंडली, आयरन को वायर्स में बेंड करना उतना इजी नहीं है, क्योंकि हार्ड सब्सटेंस है काफी, राइट? तो उसी वजह से हम आयरन, कॉपर, इन सब चीजों का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर का। तो अगर आपसे बात पूछूं क्या क्या रीजंस है, चलो बताओ। सबसे पहला, दीज आर शाइनी मेटल्स। कैसे मेटल्स हैं ये? शाइनी। भाई, किसको नहीं पसंद है वो चैन चमकती हुई गले में? सोने की पहनते हो ना चैन, क्यों पहनते हो? ताकि वो ज्यादा शाइन करे। और क्या? दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी। याद करो, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मैलिएबल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, एंड डक्टाइल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, जिनको आप शीट्स में और वायर में कर सकते हो। गोल्ड की कितनी पतली वायर बनानी होती है, यानी कि डक्टिलिटी है उसके पास। थर्ड इज, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। कि भाई, आजकल जितना पॉल्यूशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत सारे एसिड्स हमारे सराउंड में है, और कोई अगर आप मेटल लोगे तो वो उन एसिड से, उन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो वो रिएक्शन को बचाने के लिए हमें कैसा मेटल लेना पड़ता है? एक लेस रिएक्टिव मेटल लेना पड़ता है, विच आर प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। और ये कैसे पता लगा हमें लेस रिएक्टिव है? बाय द रिएक्टिविटी सीरीज। याद है वो ट्रिक कही थी? Stop calling me a lazy zebra. Instead, learn how to copper makes gold, silver, gold and platinum. उस ट्रिक से याद रखते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी। नेक्स्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तीन ऐसे मेटल्स के नाम दिए उन्होंने भाई, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इन तीनों को ही हम किस में स्टोर करते हैं बेटा? देखो, अंडर ऑयल। यहां पर ऑयल नॉर्मल ऑयल भी हो सकता है, कैरोसिन ऑयल भी हो सकता है। इसका रीजन क्या है? स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी जीब्रा, यानी कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जो होते हैं हमारे सोडियम, इसके ऊपर भी पोटेशियम, लिथियम, ये जो सारे हैं ना बेटा, दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कैसे मेटल्स हैं ये? बहुत ही हाईली रिएक्टिव, और इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि भाई अगर आपने सोडियम को बाहर ओपन में रख दिया, ये फट से किससे रिएक्ट कर जाएगा? ऑक्सीजन से। सिमिलरली अगर आपने पोटेशियम को ऑक्सीजन ओपन में छोड़ दिया, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म K2O। याद करो क्लास 8 के अंदर बेटा, कहीं ना कहीं आपने एक टाइप ऑफ कंबशन पढ़ी होगी जिसको बोलते थे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियसली ये जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, खुद से रिएक्ट कर जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो इसीलिए ताकि ये ऑक्सीजन से ना रिएक्ट करें, इन तीनों को हम किसके अंडर स्टोर करके रखते हैं? ऑयल। अब इससे होता क्या है देखो, एक तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरा ड्यूरिंग रेनी सीजन या नॉर्मल सीजन में बेटा एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। सोडियम कैन इवन react with water to form sodium hydroxide and release hydrogen gas। और जैसे ही रिएक्शन होती है, this reaction is highly exothermic। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही एनर्जी यहां पर रिलीज होती है, दैट ड्यू टू विच इट मे इवन कैच फायर। आग भी लग सकती है उसके अंदर। सोडियम को अगर आपने बाहर पानी के कांटेक्ट में छोड़ दिया, देयर कैन बी फायर ऑल्सो। तो इसीलिए हम उसे ऑयल में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑयल एंड वाटर विल नेवर मिक्स विद ईच अदर। तो कोई चीज अगर मान लो इस कंटेनर में है, हमने ऑयल डाल दिया और ऑयल में हमारे पास यहां पर सोडियम रखा हुआ है, कभी भी बाहर से वाटर आकर इस सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता।
आई होप सो आप सबको पता होगा कि क्यों वो लैबोरेटरीज के अंदर एक ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है सोडियम को। थर्ड क्या पूछा, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। भाई अभी तो सर आप कह रहे थे रिएक्टिव जो होते हैं उसको बचा कर रखो, रिएक्ट कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। तो सर अब क्यों ऐसी बात नहीं हो रही कि जो हमारा एल्यूमिनियम है, स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ही आ रहा है, येट हम इससे क्या बना रहे हैं, हमारे यूटेंसिल्स बना रहे हैं। यूटेंसिल्स बनाने का क्या रीजन है हमारे पास यहाँ पर, अब देखो यूटेंसिल यानी कि खाना बनाने वाले बर्तन, अब उनमें आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, पहली बात तो वो देखते हैं। सबसे पहले हाई कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कि भाई हम गैस से जो उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं वो खाने तक पहुंचनी भी चाहिए। कैसे पहुंचेगी, जब उसकी कंडक्टिविटी ऐसी होगी, हाई होगी। और एल्यूमिनियम जो है बेटा वो इस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल सही फिट बैठता है। एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पहला पॉइंट। सेकेंडली, जो हमारे यूटेंसिल्स होने चाहिए दे शुड बी लाइट वेट, उनका वेट कैसा होना चाहिए, लाइट, हल्के होना चाहिए। भाई खाना बनाते हो जिम थोड़ा ना करना है, वर्कआउट थोड़ा ना करना, सारा का सारा वर्कआउट के लिए जिम में चले जाएंगे। तो यहां पर हमें यूटेंसिल्स कैसे चाहिए, लाइट चाहिए, और एल्यूमिनियम इज अ वेरी लाइट मेटल। थर्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि बेटा एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम विल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, पर जैसे ही वो रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म Al2O3, क्या बना देगा, Al2O3, एक ऑक्साइड बनेगा। पर ये जो ऑक्साइड होता है इट इज स्टिकी, चिपचिपा होता है। जैसे ही आपके पास मान लीजिए आपके पास ये एल्यूमिनियम का यूटेंसिल है, इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग आई, अब वो इसी पे चिपक जाएगी। अब चिपकने से होगा क्या, फर्दर ये जो एल्यूमिनियम था ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। रीजन इज उसके ऊपर पहले किसकी कोटिंग आ चुकी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इन तीन रीजंस की वजह से कि पहला उस इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सेकेंडली उसका वेट कैसा होता है, बहुत ही लाइट, और थर्ड जो उसकी ऑक्साइड की लेयर होती है वो स्टिकी होती है, उसके ऊपर चिपक जाएगी विच विल प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा इसका आंसर लिखोगे कैसे आप, सबसे पहले एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ heat, second aluminium is a very light metal, हल्का होता है भारी नहीं होता, थर्ड लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ aluminium sticks on the surface of utensil which prevents further reaction with oxygen, वो उसके ऊपर ही चिपक जाएगी जिससे और रिएक्शन होने से बच जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट क्या था, carbonates and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction। चलिए यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हुए, सबसे पहले तो वर्ड दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स को निकालना, किससे, ऑब्वियसली होता है एक्सट्रैक्शन हमेशा होती है किससे, ओर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिससे आप मेटल्स को निकाल सकते हो। अब ओर्स जो होते हैं वो जनरली दो फॉर्म में मिलते हैं नेचुरली, आइदर दे आर इन कार्बोनेट फॉर्म और दे आर इन द सल्फाइड फॉर्म। कार्बोनेट यानी कि CO3 2 नेगेटिव आयन के साथ जुड़े होंगे, सल्फाइड यानी कि S2 नेगेटिव आयन के साथ जुड़े होंगे। अब इस कार्बोनेट और इस सल्फाइड से हमें चाहिए हमारा मेटल, क्या चाहिए हमारा मेटल, बट डायरेक्टली आप मेटल में नहीं कन्वर्ट करते, सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है बेटा मेटल ऑक्साइड्स और फिर आता है वो किसमें, मेटल में। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि भाई हम डायरेक्टली कार्बोनेट से मेटल क्यों नहीं जा रहे, हमें पहले ये बीच में मीडिएटर क्यों चाहिए, क्यों हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो इसका सिंपल सा आप आंसर बताएंगे कि क्या करना है हमें, देखो ध्यान से एक एग्जांपल समझते हैं।
लेट अस से ZnCO3 एंड ZnS, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड, ये जिंक के ओर्स हैं। अब मुझे इनसे चाहिए जिंक, क्योंकि मेजरली मुझे क्या चाहिए, लास्ट में हमारा मेटल चाहिए। अब मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा इसे, देखो जिंक कार्बोनेट से डायरेक्टली जिंक तक रिड्यूस, क्योंकि कुछ कम करना है तो उसे क्या करोगे आप, रिड्यूस करोगे। ये रिड्यूस कर पाना हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ऐसा कोई हमारे पास रिएक्टेंट नहीं है जिससे आप इसको रिएक्ट कराओगे डायरेक्टली जिंक में आ जाए। बट अगर मैं जिंक कार्बोनेट को पहले कन्वर्ट करता हूं जिंक ऑक्साइड में, इसमें कन्वर्ट करते हैं जिंक ऑक्साइड। अब यहां से बहुत इजी है, चाहे इसे कार्बन के साथ या फिर आप इसे एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन से रिएक्ट कराओ या फिर एल्यूमिनियम से कराओ, इट विल फॉर्म जिंक। डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मेटल। तो दैट मीन्स यहां पे भी सेम, पहले ZnS को किसमें कन्वर्ट करोगे, ZnO, और ZnO को फिर चाहे कार्बन से करो चाहे एल्यूमिनियम से, यू कैन डायरेक्टली फॉर्म जिंक। सो इट इज इजियर, आंसर क्या लिखना देखो ध्यान से, it is easier to reduce oxides into metals as compared to carbonates and sulfide। कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के मुकाबले ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना मेटल में इजी होता है, एंड यू कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon. Explain why these SAR substances are effective. Tarnished copper vessel क्या होता है, जब आप कॉपर को बेटा ओपन में छोड़ते हो और वो वाटर के कांटेक्ट में भी आता है, इट फॉर्म्स CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट और वो भी CuOH होल ट्वाइस के साथ। इसको बोलते हैं हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नाम से पता लग रहा है नेचर कैसा है इसका, बेसिक, और ये जो कलर होता है इसका क्या होता है, ग्रीन। अब मुझे अगर इसको क्लीन करना है कॉपर के वेसल को, यानी कि ये लेयर रिमूव करनी पड़ेगी। अब ये लेयर कैसे रिमूव होगी, किसी भी चीज की अगर आपको बेसिसिटी रिमूव करनी है बेटा, तो आप उसको किससे रिएक्ट करवाओगे, चैप्टर 2 में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था। तो रिमूव बेस वी हैव टू रब इट विद यस एसिड। जैसे आप उसे रब करोगे दे विल फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो ये देखो ध्यान से, लेमन और टैमरिंड, बताइए लेमन के अंदर कौन सा एसिड बताया था चैप्टर 2 के अंदर, यस सिट्रिक एसिड, एंड विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, जी राइट, टार्टरिक एसिड। तो अगर हम बात करते हैं सिट्रिक और टार्टरिक एसिड, जैसे ही वो इस टार्निश्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएंगे दे विल मेक इट न्यूट्रल, और जो हमारा कॉपर वेसल है दैट विल स्टार्ट टू शाइन अगेन। सिंपल से क्वेश्चन अब तो हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिफरेंशिएट करना है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स सबसे पहले आप यही देखोगे कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज। नॉन मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी टू गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो गेन करते हैं या वो शेयर करते हैं। सेकेंडली, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। देख सकते हैं आप Zn प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक एक मेटल है हमारे पास, जैसे ही ये HCl कांटेक्ट में आएगा इट विल प्रोड्यूस ZnCl2, along with that it will release hydrogen gas। जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल्स की, दे रिएक्ट विद वाटर, metals also react with water,
whereas non-metals do not react with water. आप इसके अंदर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अभी हमने फॉर एन एग्जांपल कितनी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी हैं? 3, क्योंकि जनरली बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको 3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती, तो आप यही 3 प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ मैन वेंट फ्रॉम डोर टू डोर posing as a goldsmith, goldsmith बनकर जा रहा था। Now he promised to bring back the glitter of the gold, यानी कि गोल्ड की शाइनी को वापस ले आएगा, शाइन वापस ले आएगा। एक लेडी ने उसको अपना गोल्ड दिया एंड टू हिज सरप्राइज उसने एक सॉल्यूशन में डिप करा और बैंगल्स वापस से कैसे हो गए? बिल्कुल न्यू जैसे हो गए। अब हम सबको पता है बेटा, गोल्ड बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है, वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है हमारे पास जिससे रिएक्ट करता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक सॉल्यूशन होता है विच इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व्ड इन अ रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में अगर आप HCl और नाइट्रिक एसिड, सिंपल सी बात है, रेशियो मतलब if I dissolve 3 ml of HCl and 1 ml of HNO3, I'll get 4 ml of aqua regia। और ये सब्सटेंस बेटा इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है that it can also dissolve गोल्ड। मान लीजिए अगर मेरे पास एक कंटेनर है, मैं इसमें एक्वा रीजिया डालता हूं और बाहर से कोई गोल्ड की ज्वेलरी, ये क्या करेगा? उसके ऊपर की लेयर तो रिमूव कर ही देगा, बट बहुत सारा गोल्ड इसके अंदर डिसॉल्व भी हो जाएगा। और जब आप उस ज्वेलरी को बाहर निकालोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द बैंगल स्पार्कल्ड न्यू बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड। वेट कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि एक्वा रीजिया ने उस गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। नाउ कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? Yes, we can easily find if the solution was aqua regia, which is a mixture of HCl and HNO3. So the last question, why the copper is used to make hot water tanks? अब कॉपर तो बेटा इतना हम सबको पता है कि मेटल है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, बट जो कॉपर है आप सबने देखा होगा, इट कम्स लोअर देन द हाइड्रोजन। अब जब मैं कॉपर को बेटा किससे रिएक्ट कराऊंगा? वाटर से रिएक्ट करूंगा। हम कॉपर के टैंक्स बना देते हैं, बट स्टील के नहीं बनाते। स्टील क्या है? एक एलॉय ऑफ आयरन। इसमें सिंपल से एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, कॉपर लेस देन हाइड्रोजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये कभी भी उसको वहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वेयर एज आयरन, व्हेन आई टॉक अबाउट आयरन, इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ये बहुत ही ज्यादा हॉट वाटर यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है? आयरन का ऑक्साइड। अब क्या होगा? जैसे ही आप आयरन के, मान लो आपने आयरन का एक टैंक बना दिया, उसमें गर्म पानी डाला, इट विल रिएक्ट विद द आयरन एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड, जो रिएक्ट कर सकता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे सकता है हमें। तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए हम जो टैंक्स है उसको किसका बनाते हैं? कॉपर। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? Since copper is less reactive than hydrogen, it will not react with water, whereas iron can react with water to produce iron oxide। या फिर बेटा एक और कंपाउंड होता है ये फेरोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4, तो ये ऑक्साइड बना सकता है, जिसकी वजह से हम टैंक्स हमेशा किसके बनाते हैं? कॉपर के बनाते हैं। So this was all about the NCERT questions of chapter number 3, metals and non-metals। I hope कि आपको ये सीरीज अभी अच्छी लग रही होगी। इसी तरीके से हम पूरे करिकुलम के बेटा NCERT के वीडियोस लेकर आएंगे। So do subscribe to the channel of Momentum Classes रोहतक, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए लाइक करो इसे, और प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी डू ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।